बलूगत में बच्ची एंटर हो जाती है, उसकी अपनी साइकिल शुरू हो जाती है, तो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। जब बच्ची छोटी भी होती है तो बीइंग द गर्ल ऑफ द फैमिली उसको खाने में इतना फोकस नहीं किया जाता, इतनी प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। अभी भी वो कल्चर है, दो हम इतना तरक्की कर गए जिसमें बेटे की प्लेट पैसे पहले खाना डाला जाता है, लेकिन बच्ची से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो पूरे घर को खाना सर्व करे और इन द एंड खाना खाए। हम कार्बोहाइड्रेट्स खा खा के अपना क्या हशर करते हैं। कार्ब्स जो है वो बेसिकली बहुत एनर्जी गिविंग है, डेफिनेटली उनको अपनी बॉडी से कभी भी ओमिट नहीं कर सकते। आपका उस आपकी ग्लूकोज बूस्ट उससे आता है, आपका इंस्टेंट बूस्ट होती है, इंस्टेंट एनर्जी इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलती है। हम उस इंस्टेंट एनर्जी के चक्कर में समझते हैं कि जितनी बड़ी रोटी खा ली जाए, जितना ढेर सारा कार्ब्स का पोर्शन ले लिया जाए वो अच्छा है। हालांकि हमारे लिखे पढ़े लोग भी उनको इग्नोर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि उनका जो डेली रिक्वायरमेंट है, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, मिनरल्स की क्या उसमें वो क्वांटिटी होनी चाहिए। अब ये तमाम चीज़ें हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके पास प्री कंसेप्शन, जहाँ पे जल्दी शादियां हो जाती हैं बच्चियों की, तो वहाँ पे प्री कंसेप्शन एज भी है, जब से वो हामला नहीं हुई है। उसके बाद आपकी कंसेप्शन जिसमें वो हामला है, हामला के बाद पोस्ट कंसेप्शन एज जिसमें वो बच्चा डिलीवर कर चुकी हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें आपने देखना है कि इनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। एडोलेसेंस में आपको आयरन की ज़रूरत है, जिंक की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके मसल्स बन रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। हमारे आयरन डेफिशिएंसी आपको पता है कि कितनी ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 में 51% ऑफ फीमेल इन रिप्रोडक्टिव एज दे आर एनीमिक। जो माएँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में होती हैं वाइल दे आर प्रेग्नेंट, हामला होती हैं, तो वो एक बच्चा जो डेवलपिंग फीटस है, उनके पेट में जो बच्चा है, वो कॉन्स्टेंटली एक्सपोज हो रहा है उस स्ट्रेस हार्मोन से। वो बच्चा जब डिलीवर हो जाता है तो इन द लॉन्गर रन देखा गया कि दैट चाइल्ड हैज़ मेनी साइकोलॉजिकल इश्यूज। एंड बाय साइकोलॉजिकल इश्यूज आई डू नॉट मीन दैट खुदा न खास्ता आप पागल हैं, नो, ये नहीं है। हमें डिसऑर्डर्स होते हैं। माँ का रिक्वायरमेंट इवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और फिर दूध पिलाने के टाइम पे और वैसे भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। और इसका एक डायरेक्ट लिंक है, जो बच्चे हमारे पाकिस्तान में आपको पता है हाईएस्ट नंबर्स है स्टंटेड ग्रोथ के साथ। उसका एक डायरेक्ट वो कोरिलेशन है माँ की सेहत के साथ। कुछ माएँ आती हैं, कितनी हमारा दिल चाह रहा है कच्चे चावल खाने का, हाँ, उसके बाद पीका की उसके बाद ये कहती हैं हमारा दिल चाह रहा है, बच्चे और हम दोनों बर्फ़ बैठ के खाते हैं वो उनकी वो। उसके अलावा अच्छा पूछो बच्चों का, अगर बच्चे आए हैं तो वो सीमेंट खुरच के खा रहे हैं, जी खा रहे हैं। मैंने अक्सर इसके मुंह से मिट्टी निकाली है। दीज आर ऑल साइंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कोई कंटेमिनेटेड चीज़ खा रहा है ज़मीन से उठा के या उस तरह, तो उसके पेट में कीड़े बन जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। जब वो कीड़े पेट में बनते हैं तो वो डेफिनेटली आपके खून को चूसना शुरू कर दे, आपके खाने पे वो भी हिस्सेदार बन गए। वन ऑफ द रीजंस फॉर पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज ये जो नेग्लिजेंस है या माँ जो इग्नोर हो रही है, क्योंकि आपने उसको 9 मंथ्स बड़ी इंपॉर्टेंस दी है। द मोमेंट द चाइल्ड इज डिलीवर्ड आप भूल जाते हैं ना उनको उनकी सप्लीमेंट सपोर्ट मिल रही है, ना इनको ना वो वाली इमोशनल सपोर्ट मिल रही है, ना हस्बैंड भी इज नॉट अराउंड, एंड टॉप ऑफ ऑल द हार्मोन्स जो आपके अंदर हैं, वो जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसको कौन केटर करेगा। अर्ली प्रेगनेंसीज या फ्रीक्वेंट मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो जाएं तो उसमें फिर माँ कॉन्स्टेंटली डिप्राइव होती चली जाती है। पेरेंट्स की बात की हमने, इन लॉज की हस्बैंड की, लेकिन उस मदर की या उस खातून की अपनी क्या जिम्मेदारी है, उसको भी तो कुछ करना है। बहुत सी खवातीन को लगता है कि आप सेल्फ केयर कर रहे हैं तो आप मीन हो रहे हैं, आप सेल्फिश हो रहे हैं क्योंकि आप अपना ख्याल कर। दिस इज व्हाट वी नीड टू टेल हिम, हमें चेंज करना है। दिस इज नॉट सेल्फिश बिहेवियर। टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन सेल्फ इज नॉट अ सेल्फिश बिहेवियर। काम पे उन्होंने कोई टाइम रखा ही नहीं है ना उस पूरे रूटीन में। एक तो टाइम मैनेजमेंट में हम बहुत ही बुरे हैं। जो ख़वातीन का न्यूट्रिशन है, इसमें मर्दों का या उनके पेरेंट्स का क्या रोल है? जब बच्ची घर पे है, माँ बाप के पास है, हमने उधर से ही बात शुरू की कि उसका इक्वली उस खाने पे इतना हक है जितना कि घर के मेल मेंबर्स का है। एज अ वुमेन हमारा अपना भी रोल है अपने आप को ठीक रखने में। हम अगर अपने आप को खुद नहीं हम अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे तो मेरा ख्याल है हमारा कोई ख्याल नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा डॉक्टर नौशीन साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तीसरी दफ़ा आपने हमें टाइम दिया। हमें पता है आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, लेकिन आप अपनी जो कीमती आपका वक्त है उससे हमें टाइम दे रही हैं। ये मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जो टॉपिक जिस पे आप बात करती हैं, आपको ऑलरेडी फ़ीडबैक मिला है, बहुत लोग इससे बेनिफिट करते हैं। न्यूट्रिशन पे आपने, बच्चों की न्यूट्रिशन और फिर ओवरऑल फैमिली की न्यूट्रिशन पे आपने पहले बात की है।
आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि मैटरनल मेंटल हेल्थ, उस पे न्यूट्रिशन का क्या इम्पेक्ट है। हमारा तो ये ख्याल है कि जो मैटरनल मेंटल हेल्थ है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि शायद फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी हो तो मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी होती है, लेकिन ये सोच ठीक नहीं है। इसके लिए हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो न्यूट्रिशन है उसका मैटरनल मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पेक्ट होता है। और फिर मैटरनल मेंटल हेल्थ पे हमने डॉक्टर अब्दुल वहाब यूसुफजई को बुलाया था, जो शिफा इंटरनेशनल में होते हैं, साइकेट्रिस्ट है। उन्होंने हमें जो कॉजेज़ होते हैं जिससे मैटरनल मेंटल हेल्थ मुतासिर होती है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है ग्लोबली और फिर पाकिस्तान में, उस पर उन्होंने बहुत तफसील से बात की है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम थोड़ा फोकस करेंगे कि न्यूट्रिशन किस तरह असरअंदाज होती है मैटरनल मेंटल हेल्थ पे, और इसको एड्रेस करना क्यों ज़रूरी है। और इसको आप जैसे लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, आप लोग इस पे जितनी ज़्यादा बात करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को सेंसिटाइज़ करेंगे, क्योंकि मैटरनल मेंटल हेल्थ बहुत सारे और लोगों की हेल्थ और बहुत सारी और चीज़ों से जुड़ी होती है। तो हमने आज आपको इसलिए ज़हमत दी है कि आप इस टॉपिक पे दोबारा हमसे बात करें और हमें मज़ीद नॉलेज दे बताएं कि ये कितना अहम एरिया है और इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच खतीजा, एंड लेट मी कन्फेस दैट आप जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाती हैं, इससे जितने लोगों का हमारे फीडबैक आया है वो इतना इनकरेजिंग होता है कि चाहे जितना बिजी स्केड्यूल हो, जब आपकी और मेरी बात होती है तो आई वुड लव कि हम एक ऐसा पॉडकास्ट कर लें जिसमें हमसे ये मैसेजेस, और न्यूट्रिशन तो वैसे ही समथिंग आई कैन टॉक अबाउट, कहते हैं ना, आई कैन टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, वॉक अबाउट न्यूट्रिशन, आई कैन स्लीप ओवर न्यूट्रिशन, तो वाली चीज़ें हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम बात करने लगे हैं ना, जिसमें मैटरनल मेंटल हेल्थ के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा कि कॉन्सेप्ट यही है कि जो फिजिकल फैक्टर्स हैं अगर वो ठीक रहेंगे तो माँ की जो है वो ठीक रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। न्यूट्रिशन जो है वो माँ का इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहा है न्यूट्रिशन। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो न्यूट्रिशन है उसको शुरू से ही ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। थोड़ा सा मैं अपना हम उधर से चलेंगे, जब बच्ची एडोलेसेंस में आती है और सारा कुछ होता है, उसको उतना फोकस उसको दिया ही नहीं जाता। थोड़ा सा इसमें आप एज भी बताएं, क्योंकि एडोलेसेंट की जो एज है, हमारे आम जो सुनने वाले हैं, हम ज़ाहिर है ये प्रोग्राम्स उनके लिए करते हैं। तो मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि आप हमें ये बताएं कि किस एज में हमें बच्चियों की सेहत पे हमें काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, बच्चियों की सेहत और ग़िज़ा पे काम तो मेरा ख्याल है कि द मोमेंट दे आर बॉर्न हमें ज़रूरत है, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं करते। लेकिन जब एडोलेसेंस का मतलब है कि जब बलूगत में बच्ची एंटर हो जाती है, उसकी अपनी साइकिल शुरू हो जाती है, तो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। होता ये है कि जब बच्ची छोटी भी होती है तो बीइंग द गर्ल ऑफ द फैमिली उसको खाने में इतना फोकस नहीं किया जाता, इतनी प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। और अभी भी वो कल्चर है, दो हम इतना तरक्की कर गए जिसमें बेटे की प्लेट पैसे पहले में खाना डाला जाता है, उसको ज़्यादा बेहतरीन खाना दिया जाता है, और उसी बहन से कहा जाता है देखो बच्चा भी स्कूल से आया, और मैंने पहले भी बात मेंशन की है, बच्ची भी स्कूल से आई है, लेकिन बच्ची से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो पूरे घर को खाना सर्व करे और इन द एंड खाना खाए। तो वो अगर कुछ बच जाए एग्जैक्टली, तो बिल्कुल कुछ घरों में अभी भी शायद यही प्रैक्टिस है, बल्कि जो हमारे है गरीब लोग जिनके पास लिमिटेड है खाने की चीज़ें, उनके यहाँ अभी भी शायद यही प्रैक्टिस होगा। बिल्कुल। उस पे आगे बढ़ने से पहले आप काइंडली ये भी हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जो खाने में हम पिछले उस प्रोग्राम में भी आपने कहा था कि हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। बिल्कुल। कल्चरली पाकिस्तान में जो हमारे खाने के प्रैक्टिसेस है, तो इनको चेंज करने की ज़रूरत है। आपने इस पे भी बात करनी है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स खा के अपना क्या हशर करते हैं, उसमें क्या न्यूट्रिशन हमारे यहाँ ना, हम एक्चुअली एक कार्बोहाइड्रेट एडिक्टेड सोसाइटी है, ठीक है। चाहे आप किसी भी लेवल पे आ जाएं, उनमें यही होता है कि रोटी चावल से पेट भर लिया जाए। हालांकि जो कार्ब्स हैं उनकी एक लिमिटेड आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसमें और चीज़ें भी आ जाती हैं। कार्ब्स पहले ईजी ज़बान में बता दें, कार्बोहाइड्रेट से चावल है,
रोटी है, ब्रेड है, नूडल्स हो गए, पास्ता हो गया, ये वो चीज़ें, आलू, इस चीज़ों से आपको कार्ब्स मिल रहे हैं। बिल्कुल। कार्ब्स की एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी के साथ। और ये क्या करता है आपके जिस्म के साथ, क्या करता है ये भी थोड़ा बताएं कि इसमें हाँ, कार्ब्स जो है वो बेसिकली बहुत एनर्जी गिविंग है। डेफिनेटली उनको अपनी बॉडी से कभी भी ओमिट नहीं कर सकते। आपका उस आपकी ग्लूकोज बूस्ट उससे आता है, आपका इंस्टेंट बूस्ट होती है, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती इंस्टेंट है। एनर्जी आपको मिलती है। हम उस इंस्टेंट एनर्जी के चक्कर में समझते हैं कि जितनी बड़ी रोटी खा ली जाए, जितना ढेर सारा कार्ब्स का पोर्शन ले लिया जाए, वो अच्छा है। हो क्या रहा है, जैसे हम अर्ली चाइल्डहुड की हमेशा बात करते हैं खतीजा, जहाँ पे हम मेल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, उसमें ओबिसिटी भी अब एक पार्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन, बहुत बड़ा चैलेंज है। एग्जैक्टली। तो हो क्या रहा है, मेल नरिशमेंट है, ओबिसिटी है, बहुत सारे की चैलेंजेस है। बिल्कुल। अब उसमें हो क्या रहा है कि जो कार्ब्स हैं उनको आपने बर्न आउट भी करना है। अब आप ढेर सारा पोर्शन ले रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, चाइल्डहुड ओबिसिटी, यानी कि बचपन से ही मोटापे की तरफ आप माइल होना शुरू हो जाते हैं। आप ना प्रोटीन्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स क्या हैं आपके पास, मुर्गी, मछली, दालें, दूध, चीज, सब प्रोटीन्स, यस हाँ, प्लांट प्रोटीन्स, दालें हो गई, सारा कुछ है, ठीक है। अब उसके बाद आप प्रोटीन्स को मिस कर देते हैं, आप सिर्फ कार्ब से पेट भरे चले जा रहे हैं, एसेंशियल फैट्स नहीं ले पा रहे हैं आप ना, कहीं बादाम का इंटेक नहीं है, मक्खन का इंटेक नहीं है, मिनरल्स वो मिनरल्स हैं, ग्रुप्स है फूड के, डिफरेंट ग्रुप्स आप उन सारों उनके बारे में हालांकि हमारे लिखे पढ़े लोग भी उनको इग्नोर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि उनका जो डेली रिक्वायरमेंट है, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, मिनरल्स की क्या उसमें वो क्वांटिटी होनी चाहिए। अब ये तमाम चीज़ें हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन चूँकि आज का जो टॉपिक है हमारी मदर्स की जो मेंटल हेल्थ है, और मदर्स में भी जो प्रेग्नेंट है, जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, आपने बात एडोलेसेंट गर्ल से शुरू की है, तो वहाँ से ही हम आगे चलेंगे। ठीक है, प्लीज़ आप वहाँ से। अच्छा, एडोलेसेंस क्या है कि हमारे यहाँ 9-10 साल की बच्ची बलूगत में एंटर हो जाती है, टिल द टाइम 16-17 साल की उम्र तक आपकी है। अब एडोलेसेंस के बाद हमने उसको और डिवाइड कर दिया। आपके पास प्री कंसेप्शन, जहाँ पे जल्दी शादियाँ हो जाती हैं बच्चियों की, ठीक है, तो वहाँ पे प्री कंसेप्शन एज भी है, जब से वो हामला नहीं हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी कंसेप्शन, जिसमें वो हामला है, हामला के बाद पोस्ट कंसेप्शन एज, जिसमें वो बच्चा डिलीवर कर चुकी हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें आपने देखना है कि इनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। एडोलेसेंस में आपको आयरन की ज़रूरत है, जिंक की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके मसल्स बन रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, बच्ची ग्रो कर रही है। हमारे आयरन डेफिशिएंसी आपको पता है कि कितनी ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 में 51% ऑफ फीमेल इन रिप्रोडक्टिव एज दे आर एनीमिक, ठीक है। इसी तरह विटामिन डी डेफिशिएंसी है 68%, उन्होंने 69.8%। और इससे होता क्या है, अगर कोई आयरन डिफिशिएंट है या विटामिन डी की कमी है, या जो बी विटामिन्स है जिसमें B6 है, B9 है, फोलेट और B12 है, बिल्कुल, उनका तो डायरेक्ट लिंक आपके जो ब्रेन डेवलपमेंट है, या जो आपकी मेंटल हेल्थ है, आपके इमोशंस है, इमोशंस को रेगुलेट करना, आपके मूड को रेगुलेट करना, वो सब एक डायरेक्ट लिंक है। बिल्कुल। तो ये हम इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं ये आयरन डेफिशिएंट है, लेकिन बताते नहीं है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। देखिए, तो सबसे पहले काइंडली बात, आयरन मैं समझता हूँ ज़रूरी क्या क्या चाहिए। मटर्नल मेंटल हेल्थ की हम बात करें, उसमें न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट की हम बात करें, हमें चाहिए क्या क्या। जो प्रीडोमिनेंट चाहिए, तो हमें सारा, हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर ली, कार्ब्स, प्रोटीन, सबकी। अब हमारे मिनरल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, जिसमें आपके पास आयरन है, जिसमें आपके पास बी, आपने विटामिन बी की बात की, तो B6, B12, B9 ये सारे आ जाते हैं। विटामिन डी है, जिंक है, सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि दिमाग में जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स बन रहे हैं उनकी प्रोडक्शन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आयरन, आपने पूछा करता क्या है आयरन, आपने नाम सुना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कैलकुलेशन भी आ गई, स्टैट्स भी आ गए, जी कुछ हो रहा है। जब आयरन आपके अंदर डेफिशिएंट है, तो आपका बॉडी में जो है ना हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन वो प्रॉपर नहीं हो रही होगी। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो है वो, आप अनीमिया की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, आपके हीमोग्लोबिन ड्रॉप करना शुरू कर देंगे। उसमें ख़वातीन को आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, काम करने में थकन का एहसास है, दे मोस्टली फटीग। अब एक औरत है जो कॉन्स्टेंटली फटीग फील कर रही है, तो आप मुझे बताएं कि वो कैसे खुश रह सकती है। उसने घर का ख्याल करना है, उसने बच्चों का ख्याल करना है, उसने जो हमारा कल्चरल सेटअप है, उसने अपने इन लॉज का ख्याल करना है, शौहर का ख्याल करना है। इस सारे ख्याल में वो कहीं पीछे रहे। हाँ, उसमें वो एनर्जी है ही नहीं, एग्जैक्टली। और सेल्फ केयर, हम कहते हैं सेल्फ केयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारी ख़वातीन में। बिल्कुल। तो हमारी ख़वातीन मेजॉरिटी, जैसे आपने कहा कि और ढेर सारी जो जिम्मेदारियां हैं, घर का ख्याल रखना, शौहर का ख्याल रखना,
और फिर जो बच्चे ऑलरेडी है उनका ख्याल रखना, उसके बाद मेरे ख्याल में सेल्फ केयर वाला तो कहीं बचता ही नहीं ना, टाइम ही नहीं मिलता। वो कहते हैं आप करती हैं, वो कहती नहीं जी हमारे पास टाइम नहीं होता। बिल्कुल। तो वो 24 घंटे में से आई थिंक वो बेचारी जो है अगर 16 घंटे भी जाग रही है तो आधा घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकती। बिल्कुल। अब क्या हो रहा है कि ये चीज़ें, अब आपने आयरन का तो मैंने आपको बता दिया, विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी खतीजा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने देखा होगा अनएक्सप्लेन मूड स्विंग्स आते हैं खवातीन को, वो लो फील करना शुरू करती हैं, डिप्रेस फील करना शुरू करती हैं, और अनएक्सप्लेन हेडेक्स भी हैं उनके पास। तो वो सारी चीज़ें विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हैं। जहाँ कमज़ोर हड्डियाँ, और वो तो है जॉइंट एक्स पेन, बॉडी एक्स एंड पेन्स तो हैं। उसके अलावा जो आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें देखने में आती हैं। और मसला ये है कि विटामिन डी जो है वो डाइट में थोड़ी इतना इजीली रेडिली अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। अब एक और चीज़ भी चैलेंज देखने को आ रहा है। हम कहते थे सन को एक्सपोज करो एंड यू विल गेट द विटामिन डी। मसला ये है कि जब से हमारी ओजोन लेयर और ये सब कुछ डिफेंस में वो हुआ है, वो विटामिन डी रेज भी, वो अल्ट्रा वायलेट रेज आपके लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं रही हैं। सो दिस इज अनदर चैलेंज वी आर फेसिंग राइट नाउ। अंडे की जर्दी में मौजूद है, दूध में है, योक में है, या कुछ मछलियां हैं जिसमें विटामिन डी है। तो यहाँ पे मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को इनकरेज करती हूँ कि एक तो प्रोफेशनल हेल्प से देखो कि बॉडी में कितने लेवल्स हैं, और फिर उसके हिसाब से हम आपकी ट्रीटमेंट लेके चलेंगे। क्योंकि आपको पता है बहुत से ऐसे लोग भी देखने मिले हैं जिनकी विटामिन डी लेवल्स बहुत एक्सट्रीमली हाई होते हैं। पता चला कि डॉक्टर ने कहा जी आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, आपने सप्लीमेंट लेना है, वो 6-8 महीने बगैर फॉलोअप के सप्लीमेंट लिए चले जा रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि आपने ज़रूर में बार बार, और वो अगर जिस्म में एक्सेस हो जाए तो वो उससे क्या होता है आपके, आप बताएं प्लीज। अच्छा नहीं, मैं वो इसमें ये है कि विटामिन डी अगर आपकी, तो आपकी किडनी पे ओवरलोड होगा, आपकी बॉडी स्टोन फॉर्मेशन की तरफ जाने लगता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब भी हम बात करते हैं हम कहते हैं एतदाल में इस्तेमाल करें। तो ये वो चीज़ें हैं जिसे देखने में हमें आ रहा है। और ये कम्युनिटी हेल्थ का इस तरह कोई हमारे पास ऑर्गेनाइज कोई सिस्टम नहीं है ना, जिसमें ये सारा कम्युनिटी हेल्थ का पार्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे दे। बिल्कुल। हम ये जो एफर्ट्स कर रहे हैं, आप जैसे एक्सपर्ट्स की मेहरबानी है कि हमें टाइम देते हैं और हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत जनरली सबको पता होना चाहिए कि जो आपके जिस्म के अंदर मिनरल्स है, जो विटामिन्स है या प्रोटीन है, उसकी डिफिशिएंसी से सिर्फ आपका जिस्म वीक नहीं होता है, बल्कि उसके और असरात होते हैं। आपकी ज़हन, जो आपकी सेहत है, जो आपकी मेंटल हेल्थ है, और जो आपकी ओवरऑल जो लाइफ है, अगर आप में वो एनर्जी नहीं रहेगी, आप फोकस नहीं कर पाएंगे आप। और स्पेशली जो बच्चों में वो इतने आजकल शुगर इस्तेमाल करते हैं, उनको अंदाज़ा ही नहीं, पेरेंट्स को ही नहीं पता कि ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करने से क्या होता है। बिल्कुल। तो उस पर भी काइंडली आप बात करें कि जो हमारी स्पेशली जो हमारी प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं और जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, या और जो हमारी मदर्स है, उनको शुगर कितना लेना चाहिए, या जो एडिड शुगर कहते हैं वो कितना इस्तेमाल करना चाहिए, या ऐसी चीज़ें जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स फ़ौरन वो कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं उसमें शुगर। सही। अच्छा देखिए कार्ब्स का भी ये है कि ना, एक होते हैं रिफाइंड कार्ब्स होते हैं और एक आपके ऑर्गेनिक कार्ब्स होते हैं। ठीक है, रिफाइंड कार्ब्स से हमारी क्या मुराद है कि वो सफ़ेद आटा, आपने देखा होगा बहुत ही रिफाइंड आता है, मैदे का इस्तेमाल, सफ़ेद चावल, सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल, सफ़ेद ब्रेड का इस्तेमाल, ये सारे रिफाइंड कार्ब्स हैं। इनका क्या नुकसान है कि आप जब इन्हें खाते हैं तो आपको इंस्टेंटली ये डाइजेस्ट हो जाते हैं, एनर्जी तो आपको मिल जाती है, लेकिन वो वक्ती एनर्जी है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए हमने बहुत फोकस किया है, हमने इसीलिए आटे की तरफ, चक्की के आटे की तरफ। अब तो आयरन फोर्टिफाइड, क्यों चक्की का आटा हम बार बार कहते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास आयरन का कंटेंट ज़्यादा है। हम वैसे ही आयरन डेफिशिएंट एक सोसाइटी है, फीमेल्स में इतनी ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी है। तो ये अच्छा, आपने शुगर की बात की, शुगर मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं हमेशा कहती हूँ वाइट शुगर इज़ अ पॉइजन, और ये मैं नहीं कहती, ये कितने अरसे से का चीज़ आई चली जा रही है। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो वो रिफाइंड है, ठीक है, दूसरा ये है कि उसमें वो चीज़ें नहीं है, ना मिनरल्स हैं ना चीज़ें हैं जो एक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। उसका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल जो है वो आपको मोटापे की तरफ लेके जाता है। आपको अगेन आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से मैं बताऊंगी कि डायबिटीज़ इज़ नो लॉन्गर अ ओल्ड एज बीमारी। डायबिटिक पेशेंट अब 19-20 साल की, 21 साल की उम्र में आपके क्लिनिक में वॉक इन करते हैं, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। मैं जुवेनाइल डायबिटीज़ की बात नहीं कर रही इस वक्त, मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रही हूँ। और आप हैरान हो जाते हैं कि
ये कैसे हो रहा है, वरना कहा जाता था बुढ़ापे 40 साल 45 साल की उम्र में शुगर आपको होती है। वजह क्या है खतीजा कि चाइल्ड वो 20 साल से ही वो सब चीज़ें खा रहे हैं जो कि उनकी डाइट में शामिल है, रिफाइंड खाने शामिल हैं, इंस्टेंट फूड शामिल हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐसी नहीं है, जिसमें वो गैजेट पे ज़्यादा हैं, स्कूल में प्ले एरियाज़ नहीं हैं, उनको नहीं पता भूख अच्छा क्या है। अब जैसे हम डिप्रेशन और एंजाइटी, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा, हर चीज़ इस सब में शुगर है और कुछ एब्सोल्युटली। स्कूल में जी ड्रिंक्स है, फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, तो ये सारी चीज़ें, चॉकलेट है, मिठाई, बिस्किट, ये तमाम जो बेकरी की चीज़ें हैं। और आपको पता है ये हम बात कर रहे हैं ना, हमारे बच्चे सारे वही चीज़ें बच्चे ख़वातीन की बात कर लें, क्या होता है जब वो घर के पूरे मामलात से फारिग होती हैं एंड दे वांट टू लुक फॉर समथिंग, तो वो क्या एस्केप है, हमारे एस्केप यही ना कि खाना खा लो, मीठा खा लो, चीज़ें वैसी चीज़ें बनाई चली जा रही हैं। अच्छा ये मीठा बड़े अजीब चीज़ है, आप जब खाते हैं तो आपको एक बड़ा बूस्ट मिलता है, ठीक है, उस वक्त बूस्ट मिलके आपको बड़े हैप्पी हार्मोन्स आते हैं और आप एक्साइटेड खुश हो जाते हैं। अब वो खुशी जो है उसको आप ढूंढते हैं नॉर्मली अपनी लाइफ में, जब आपको वो नहीं मिलती तो आप यू कहते हैं फूड इंडल्जेंसेस, फिर आप इस डगर पे चल पड़ते हैं जिसमें आप जो है कुछ खाएंगे, आपको फूड से अच्छी हैप्पी फीलिंग मिलेगी। एंड मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि मैक्सिमम फूड जितने जो खाने जो आपको अच्छी फीलिंग देते हैं ना, वो आपको मोटापे की तरफ लेके जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो हेल्दी नहीं है। यस दे आर नॉट हेल्दी। जो आपको अच्छी फीलिंग देते या जो आपको खुश करते, इंस्टेंट खुशी जिससे मिलती है, वो हेल्दी नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत अहम पैगाम है। बिल्कुल। तो ये हो गया। अच्छा बात करें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, क्योंकि वो आपके ब्रेन में आसान ज़बान में बताऊँ कि ऐसे केमिकल्स आपके दिमाग में बनाते हैं जिससे आपको आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, आपका कॉग्निटिव फंक्शन बेहतर होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बेहतर होती है। ओके, और वो किन चीज़ों में है ओमेगा 3? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जनरली आपको आपके मक्खन में मिल जाएंगे, आपको अंडे में मिल जाता है। मक्खन जो देसी मक्खन आई वुड जनरली रिकमेंड, या जो मक्खन है मार्जरीन में जनरली रिकमेंड नहीं करती, मक्खन आप लें। इसी तरीके से आपके पास नट्स में है, नट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिल जाते हैं, बादाम में है, अखरोट में है। इसी तरह आपके पास फ्लैक्स सीड्स में, फ्लैक्स सीड्स अलसी का बीज है, कहते तो हैं कि अलसी का बीज बड़ा कड़वा होता है, ट्रस्ट में अलसी के बीज का कोई टेस्ट ही नहीं होता, लेकिन वो छोटे से बीज, उनको इस्तेमाल करने का बेस्ट तरीका है कि उनको ग्राइंड करके यूज़ करें, तो उसके जो इनर कंटेंट हमें चाहिए होता है वो ग्राइंड करके ही बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अदरवाइज अगर आप पूरा बीज खा लेते हैं तो वो यूजुअली एक्सक्रीट आउट हो जाता है, हाँ, और वो आपके स्टमक पे भी हार्ड होता है। तो ये वो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होता, वो फिर वेस्ट हो गया। बिल्कुल। तो आपने ये चीज़ें ली, आप अपनी डाइट में ऐड करें। ये वो चीज़ें जो माएँ अपनी डाइट में ऐड कर सकती हैं, जिससे वो बात पर ये होती है कि अगर एक खुश माँ नहीं है, एक हैप्पी मदर नहीं है, तो वो घर भी खुश नहीं होगा। बिल्कुल, ये बहुत अहम मैसेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसको आपने लिंक करना है आज न्यूट्रिशन से, क्योंकि इस पे मैंने पहले काफ़ी प्रोग्राम्स में बात की है, और खुशी का ताल्लुक बहुत सारी चीज़ों से है, स्पेशली माँ की जो खुशी है। लेकिन आज हम फोकस करना चाहेंगे कि न्यूट्रिशन का माँ के मूड पे, माँ की हेल्थ पे, स्पेशली जो मेंटल हेल्थ है उस पे उसका क्या इम्पेक्ट है। और एक और अहम आपने बात की, सॉरी मैं वो पॉइंट मुझे याद आएगा, आप कंटिन्यू करें। डेफिनेटली। अब हम बात करें, जैसे आपने बात की ना, मैंने विटामिन B2, B6, B9, सॉरी आगे याद कि आपने कहा कि एक माँ अगर खुश है तो वो पूरा घर खुश रहता है। ये बहुत अहम की मैसेज है। और फिर माँ चूँकि रोल मॉडल है, माँ बाप रोल मॉडल है, माँ अगर हेल्दी खाएगी शुरू से, इवन बच्चे की पैदाइश से पहले वो जो चीज़ें खाती है वो बच्चे के नेचर का हिस्सा बनती है। इस पे जो भी कोई मुझे चैलेंज करना चाहे वो मुझे चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चे का नेचर इसी तरह से बनता है, ठीक है। एक तो नर्चर है, एक नेचर है, और फिर नेचर में जो कुछ आप करते हैं, जो आप खाते हैं, जिस तरह आप बिहेव करते हैं, जिस किस्म के आप इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। और उसमें हम खाने को और फिर हेल्दी खाने को मिस नहीं कर सकते हैं, वो एक इंटीग्रल पार्ट है। बिल्कुल। मुझे लेट मी टेल यू खतीजा, जो माएँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में होती हैं वाइल दे आर प्रेग्नेंट, हामला होती हैं, तो वो एक बच्चा जो डेवलपिंग फीटस है, उनके पेट में जो बच्चा है, वो कॉन्स्टेंटली एक्सपोज हो रहा है उस स्ट्रेस हार्मोन से, और ये देखने में आया है कि वो स्ट्रेस हार्मोन्स उस बच्चे की ब्रेन के फंक्शन और शेप को भी अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, वो हो गया। अब वो बच्चा जब डिलीवर हो जाता है तो इन द
द लॉन्गर रन देखा गया कि दैट चाइल्ड हैज मेनी साइकोलॉजिकल इश्यूज, एंड बाय साइकोलॉजिकल इश्यूज आई डू नॉट मीन दैट खुदा ना खास्ता आप पागल हैं, नो ये नहीं है, हमें डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें ये है कि उनकी कॉग्निटिव फंक्शन, उनका ग्रैब करना, उनका समझना, उनको जिंदगी में डिसीजन पावर, ये सारी चीजें उनको इम्पैक्ट कर रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मुतासिर एग्जैक्टली। कांस्टेंट आपने बहुत, इस पे मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स पहले भी किए हैं कि अगर माँ स्ट्रेस है तो बेबी को कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस मिलता बिल्कुल, है, बिल्कुल। ये क्रॉनिक उसमें आता है, बिल्कुल। क्रॉनिक स्ट्रेस में आता है, बिल्कुल। और ये बहुत डेंजरस है, उसके उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अच्छा, और इसमें अब क्या हो रहा है, पहले तो मदर जो थी शी वाज स्ट्रेस्ड आउट, डिप्रेस, सैड, अब वो जो बच्चा है उसके भी यही सारी चीज़ें हैं। जी। अब हमें माँ की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को मीट करना है। मैंने जैसे याद है खदीजा, हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने बताया था कि जब माँ डेफिशिएंट है, आयरन में भी है, आयोडीन में भी है, उसमें भी है, जिंक में है, विटामिन डी में है, तो वो किस तरीके से अपने बच्चे पे फोकस कर सकती है ना, क्योंकि तो उसका तो जिस्म ही उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, उसका माइंड ही उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। हमारे यहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अभी भी वही मैं जैसे बताया ये है। फिर जनरली माएँ क्या करती हैं, वो एंड में खाना खाती एंड हैं, में खाती है। वो अब इस वक्त लड़का लड़की की बात नहीं हो रही, उनका ये होता है कि हस्बैंड खा लें, बच्चे खा लें, इन लॉज खा लें, उसके बाद उनकी बारी आ रही है, तो वो जो बचाया खाना है उनको वो मिल रहा है। हालांकि माँ का रिक्वायरमेंट इवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और फिर दूध पिलाने के टाइम पे और वैसे भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, बिल्कुल, जबकि वो खाते हुए उलट करती है, कम खाती है, एंड में खाती है, और वो न्यूट्रिशियस चीज़ें नहीं खाती है, तो ये सारी चीज़ें गलत हो रही है। और इसका एक डायरेक्ट लिंक है, जो बच्चे हमारे पाकिस्तान में आपको पता है हाईएस्ट नंबर्स है स्टंटेड ग्रोथ के साथ, उसका एक डायरेक्ट वो कोरिलेशन है माँ की सेहत के साथ। exactly. और अब ये चीज़ें जब तक माँ प्रॉपर नहीं खाएगी, उसका जो रिक्वायरमेंट है पूरा नहीं खाएगी, और सही जो बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं वो नहीं खाएगी, तो ये जो एक विशियस अनफॉर्चुनेटली सर्कल है ये कंटिन्यू होगा। Absolutely. इसको हमें ब्रेक करना है। इसको हमें ब्रेक करना है। आपको पता है हम तो वी लिव इन अ प्रिविलेज सोसाइटी, इस्लामाबाद में हम रहते हैं, हमारे क्लिनिक्स में भी वो लोग आते हैं जो, लेकिन खतीजा इतनी पढ़े लिखे लेवल पे भी इतनी पे लोगों को अपनी नहीं पता होता, वो बहुत टिपिकल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। कुछ माएँ आती हैं, कहती हमारा दिल चाह रहा है कच्चे चावल खाने का, हाँ, उसके बाद पीका की ये, उसके बाद ये कहती हैं हमारा दिल चाह रहा है, बच्चे और हम दोनों बर्फ़ बैठ के खाते हैं वो उनकी वो। उसके अलावा अच्छा पूछो बच्चों का, अगर बच्चे आए हैं तो वो सीमेंट खुरच के खा रहे हैं, जी खा रहे हैं। मैंने अक्सर इसके मुंह से मिट्टी निकाली है। दीज आर ऑल साइंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जब आयरन डेफिशिएंसी हो रही है तो इसी में वर्म इन्फेस्टेशन भी हो जाती है, और जो पेट के कीड़े हैं वो सिर्फ बच्चों को अफेक्ट नहीं करते, वो माँ को भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो माँ की डाइट में भी अब वर्म इन्फेस्टेशन, अगेन वो आपकी बॉडी में एक पैरासाइट रह रहा है, वो आप उस पर से खाना ले रहा है, तो वो आपको मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज की तरफ लेके जा रहा है। तो ये वो सारे विषय थोड़ा आसान उसमें आप काइंडली बताएं। मैं बताती हूँ। देखिए, जैसे बच्चा या औरत मिट्टी खा रही है या कच्चे चावल खा रही है, या उसको बहुत शौक, और बड़े बड़े लोग सीमेंट दीवार पे से खुरच के खाते हैं, ठीक है, और ये वो चीज़ नहीं है, ये एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, आप ज़रूर चेक कराएं ब्लड, आपके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं, और ये क्रेविंग्स हैं जो कि इंडिकेट कर रही हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जब आप मिट्टी उठा के खा रहा है बच्चा, या इस तरह की कोई कंटेमिनेटेड चीज़ खा रहा है ज़मीन से उठा के या उस तरह, तो उसके पेट में कीड़े बन जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा। और वो क्या करता है, जब वो कीड़े पेट में बनते हैं तो वो डेफिनेटली आपके खून को चूसना शुरू कर दे, आपके खाने पे वो भी हिस्सेदार बन गए। आसान ज़बान में मैं आपको बताऊं कि वो जो खाना आप खा रहे हैं वो सिर्फ आप अपने लिए नहीं खा रहे, अब आप उन कीड़ों को भी फीड कर रहे हैं। इसीलिए तो बच्चों को डिवॉर्मिंग इम्पॉर्टेंट है। हाँ, एब्सोल्युटली। लेकिन फिर आपने मदर्स का भी कहा कि उनके पेट में भी इसी तरह से। अब मैं बताती हूँ, उनके लिए तो मैंने नहीं सुना, मदर्स के लिए भी कोई है डिवॉर्मिंग? बड़ों को भी हम डिवॉर्म कर देते हैं। अच्छा। बड़ों को भी हम डिवॉर्मिंग करते हैं, लेकिन सबसे पहले अब इसमें मैं दो चीज़ अप्रोचेस लेती हूँ। जब मुझे आयरन डेफिशिएंसी नज़र आ रही होती है तो पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट कर लूँ। जब वो ट्रीट हो जाएगी तो वो जो क्रेविंग्स हैं वो खुद ब खुद ही ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। इन केस अगर मुझे लगे कि बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है इंक्लाइंड है और वो
सिम्टम्स भी ऐसे बता रहा है जिसमें डिवर्मिंग की ज़रूरत है, तो हम बड़ों को भी डिवर्म कर देते हैं। और वो कैसे, वैसे पेशेंट का चेहरा देख के आप बता सकती है कि इसके पेट में कीड़े हैं? नहीं, इस तरह नहीं होता खतीजा, उसकी हिस्ट्री होती है। इसमें ये होता है कि पेशेंट पहले तो वो बहुत टिपिकली जब आप सवाल से सवाल करते जाते हैं, फिर वो अक्सर कहते हैं पेट में बहुत क्रैम्पिंग रहती है, कुछ कहते हैं हमें भूख नहीं लगती, कुछ कहते हैं हमें बहुत फ्रीक्वेंटली भूख लगती है, कुछ कहते हैं हम खाना खाते हैं तो फौरन पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, स्टूल पास करते हैं तो बहुत पेनफुल प्रोसेस हो जाता है। तो ये वो सारे साइंस होते हैं जो हम डॉक्टर्स के ना आहिस्ता आहिस्ता वो हम टिक करते जाते हैं, अच्छा ठीक है, फिर हम कहते हैं अच्छा या तो स्टूल टेस्ट करा लें, यानी कि आपने अपना टेस्ट करा लिया, या नहीं तो फिर आप उनको एक प्रोफाइलेक्टिकली एक डिवर्मिंग का पूरा कोर्स करा देते हैं। और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि माँ को भी करा दूँ, बच्चों को भी करा दूँ, ताकि वो पूरी फैमिली में अगर चांसेस हैं तो वो उसको केटर कर लें। लेकिन ये अगेन वही वाली बात है कि आप तक किसने अप्रोच किया। लेकिन इसके प्रिवेंशन के लिए, ये तो आपके पास जब वो बीमार हो जाता है, इसके प्रिवेंशन के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंशन 2-3 चीज़ें, वही वाली बात है कि आप अगर आपको, मैंने पहला क्या किया कि मैंने कोशिश की कि जो चीज़ कॉज कर रही है हम उसको ख़त्म करें। वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज कर रही है या पुअर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं। अगेन अब हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो खतीजा, जहाँ पे माएँ अगर सैड, डिप्रेस्ड, लो इन मोरल हैं, मूड उनका, तो वो अपनी फिजिकल मेंटल अपनी हाइजीन का भी इतना ख्याल नहीं रखती हैं। नहीं रखती सेल्फ केयर में वो ये सारी चीज़ें आती है। हाइजीन है आपकी, ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है, आपका अपीयरेंस है, ये भी बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। अब वो अपने नील साफ नहीं रख रही, वो जो यूटेंसिल्स जो घर में बर्तन इस्तेमाल करिए वो प्रॉपर्ली नहीं धुले हुए, जो पानी पीने का है उसका प्रॉपर्ली उबाल के, नलके का पानी हम अभी भी कॉन्स्टेंटली मना करते हैं, उबाल के पिए, सन एक्सपोजर करें, बहुत से तरीका का है। कितना पानी पिए, क्योंकि हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। वो पता नहीं हम पाकिस्तानी कौम को ये बात कब समझ आएगी कि हमने दिन में कितना पानी पीना है। पानी आपका, जब तक हमें डॉक्टर ना कहे हम नहीं पीते। बहुत से लोग कहते हैं पूरे दिन में 2 गिलास पानी पिए, तो मैं कहती हूँ आप फंक्शन कैसे कर सकते हैं? 2 इज टू लिटिल। हाँ एग्जैक्टली। आपकी अगर कोई खुदा ना खास्ता गुर्दे की, किडनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, आई वुड सजेस्ट टेक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे। एज मी एंड यू एज अ हेल्दी इंडिविजुअल, अल्हम्दुलिल्लाह हमें 8 से 10 ग्लास पानी के पीने हैं। और मैं आपको बताऊँ, पानी जो है ना, हाइड्रेशन, वो आपकी आधे सिम्टम्स को कवर कर देता है। अक्सर आप कहेंगे जी मेरा ब्रेन फॉग रहता है, मुझसे नहीं फोकस हो रहा, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, डिहाइड्रेशन के कितने सिम्टम्स होते हैं, ठीक है? आप पानी पीना शुरू करें और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी, एंजाइटी हो रही है, यस एंजाइटी, इसका बेस्ट इलाज ये है कि आप पानी पिए और आप पानी पिए, खुद भी वेल हाइड्रेटेड एंड अगेन साफ पानी पिए। और पानी का कोई नेमुल बदल नहीं है खतीजा, पानी है। इसमें ना आप ग्रीन टी डालेंगी, ना इसमें आप कोई चाय को काउंट करेंगे कि वो जी पानी से बनता है, सादा पानी आपने पीना है। मैं तो ये भी कहती हूँ, बहुत से लोग हैं जी गर्म करके पिए, बॉईल करके पिए, ऐसा कुछ नहीं है। पानी आपने रेगुलर रूम टेम्परेचर या ठंडा थोड़ा सा पी लें, दैट इज़ इनफ, पर पानी आपने ज़रूर लेना है। वो आपकी मसल ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी जो हम ख़वातीन पे फोकस करके बैठे हैं, तो इसमें जो ख़वातीन का न्यूट्रिशन है, इसमें मर्दों का या उनके हस्बैंड्स का या उनके जो इन लॉज है या उनके पेरेंट्स का क्या रोल है, इस पे भी थोड़ा प्लीज़, उनकी भी एजुकेशन ज़रूरी है। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी थोड़ा है, बताएं प्लीज़। बिल्कुल। सो लेट्स स्टार्ट। जब बच्ची घर पे है, माँ बाप के पास है, हमने उधर से ही बात शुरू की कि उसका इक्वली उस खाने पे इतना हक है जितना कि घर के मेल मेंबर्स का है। और ये माँ बाप दोनों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमने बच्ची को उसकी इक्वल, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लड़के से ज़्यादा लड़की की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे इंपॉर्टेंस है, ठीक है? वहाँ से जब हम चलेंगे, जब बच्ची वहाँ से वेल फेड होगी, वेल नरिश्ड होगी, तो वो एक स्ट्रॉन्ग, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली केपेबल बच्ची हमने बड़ी कर ली माशाल्लाह, ठीक है? जब बच्ची की शादी हो जाती है और वो दूसरे घर में जाती है, और अगर अभी प्रेग्नेंट नहीं भी है, तब भी उसकी डाइट को इम्पॉर्टेंस दी जाएगी। उसमें अभी पेरेंट्स की हमने रोल प्ले कर लिया, देख लिया जब बच्ची अपने माँ बाप की। अब हस्बैंड का पार्ट आता है। When she is with the husband, husband needs to realize कि ये उस जो वो फैमिली बनाने जाने लगे हैं, उसका एक मेन पहिया है। एंड अगर ये पहिया चलता रहा और ये लड़खड़ाता रहा तो ये गाड़ी नहीं चलने वाली। सो नाउ हस्बैंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर टू लुक आफ्टर द वाइफ्स डाइट एंड इमोशनल, फिजिकल, मेंटल रिक्वायरमेंट्स, और सारी चीज़ें डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हो गई, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि वही वाली बात है कि
जब फोकस नहीं होता तो फिर उसके लिए जो बचता है वो खाना शुरू कर देती है, ठीक है। एक और चीज़ देखने में आई है खतीजा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये हम डिफरेंट स्टेजेस पे लेके चल रहे हैं। नाउ व्हेन इफ मदर इज़ प्रेग्नेंट, ठीक है, इफ़ अ वुमन इज़ प्रेग्नेंट, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पहले ही महीने से उसको कोई डबल ट्रिपल खिलाने की ज़रूरत नहीं है। ओके क्यों? उसको ज़्यादा मोटा ना एग्जैक्टली। और उससे क्या होता है खदीजा, एक तो वजन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर की इश्यूज आते हैं। अभी हम डायबिटीज़ की बात करें ना यंग एज में, जी। अगर माँ का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसको बहुत आपने ऐसी चीज़ें दी जिससे शुगर बढ़ती है, तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ भी डेवलप करने के चांसेस हो जाते हैं। और फिर जब वो जब प्रेग्नेंट वुमेन गॉट जेस्टेशनल डायबिटीज़, तो उससे क्या होता है कि जो आने वाला बच्चा है उस पे इम्पैक्ट होने शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट पे इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि फिर हमें देखना होता है, तो वही बहुत लंबी चीज़ हो गई। बिल्कुल, ये मैंने इंटरकनेक्टेड है। अब हमने बात कर ली कि वो जो इन लॉज हैं जो पहले महीने से ही उसको डबल खिला रहे हैं और कुछ फोकस भी नहीं कर रहे, दोनों एक्सट्रीम्स हैं हमारे पास। और क्या खिलाना चाहिए पहले महीने से? 2-2 3-3 चपातियाँ खिलाने के बजाय क्या खिलाना चाहिए? एब्सोल्युटली खतीजा, देखें पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें तो जो अगर उसका एक रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अभी बहुत उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए डॉक्टर नौशीन? सपोज अगर माँ जो है उसकी वेट है 60 kg और उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट आ रही है 1200-1300, तो आप उसको 1200-1300 ही कैलोरीज खिलाएंगी। ओके। आपने उसको 1600, 1800, 1900 पे नहीं लेके जाना। ये कैसे पता चलेगा कि ये वेट से होता है। अच्छा, माँ के वेट से आपको अंदाजा हो जाएगा body- कि उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है। Okay. उसमें अगेन हम कोशिश करते हैं कि हम उनको हेल्दी पोर्शन दें, कार्ब्स भी दें, यानी रोटी चावल पोर्शन प्रॉपर पोर्शन के साथ, प्रोटीन्स भी दें। प्रोटीन्स क्यों चाहिए? एक तो माँ के लिए चाहिए और दूसरे आने वाले बच्चे की मसल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव में दालें भी शामिल हैं। वेजिटेबल यस बेस्ड एग्जैक्टली, दालें गोश्त वगैरह वो आपने उनको दिया। उसके अलावा आपके पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सारी चीज़ों का एक बैलेंस पोर्शन आपने अपने लिए उसके लिए रखना है, माँ को देना है जी। और बहुत बैलेंस लेके चलना है। मैं हमेशा काम बात बताती हूँ, हम एक प्रोजेक्ट करे थे नरिश्मा के नाम से, आपने सुना होगा। बिल्कुल, वो चल रहा है एग्जैक्टली। तो नरिश्मा में मेरे जो मैसेजेस थे वो यही होते थे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितनी रिक्वायरमेंट है, सेकंड में कितनी और थर्ड में जाके कितनी आपकी होती है। तो हमारे यहाँ होता क्या है कि फर्स्ट में डबल ट्रिपल खिलाते कहाँ पहुँचा देते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली द मोमेंट वुमेन डिलीवर्स द चाइल्ड, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे कोई फोकस ही नहीं करता खतीजा। फिर क्या हो गया कि बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चे को खाना खिलाना है, बच्चे को, अब माँ के ऊपर तो फोकस ही नहीं कर रहे, माँ इग्नोर हो रही है। और उस वक्त जो हार्मोनल इम्बैलेंस से जा रही है, इसका लिंक जो जिस प्रोग्राम में मैं और आप थे, पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जो लिंक है, जाहिर है माँ बहुत निगलेक्ट होना शुरू हो जाती है। एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज ये जो नेग्लिजेंस है या माँ जो इग्नोर हो रही है, क्योंकि आपने उसको 9 months बड़ी इंपॉर्टेंस दी है। द मोमेंट द चाइल्ड इज डिलीवर्ड आप भूल जाते हैं ना उनको उनकी सप्लीमेंट सपोर्ट मिल रही है, ना इनको ना वो वाली इमोशनल सपोर्ट मिल रही है, ना हस्बैंड भी इज नॉट अराउंड, एंड टॉप ऑफ ऑल द हार्मोन्स जो आपके अंदर हैं, वो जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसको कौन केटर करेगा? बिल्कुल। तो वो बहुत ज़्यादा पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार खवातीन। और फिर इससे एक और चीज़, उससे क्या होता है कि जब माँ अपना फोकस नहीं करती, उन हार्मोन्स पे उस बेचारी माँ का तो कंट्रोल नहीं है ना, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो होता है, लेकिन उनको समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और उस पर कोई एड्रेस नहीं करता, क्योंकि फिर वो बच्चा प्रायोरिटी होता है और माँ की सेहत कुछ भी प्रायोरिटी नहीं होती। ये भी एक हमारा नेग्लेक्टेड पार्ट है। खौफनाक नताइज है। इस पे हम इंशाल्लाह कोई डेडिकेटेड प्रोग्राम करेंगे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन पाकिस्तान में कितना ज़्यादा है और इससे किस तरह से हमारी माएँ और उनके बच्चे और उनकी ओवरऑल फैमिली किस तरह मुतासिर होती है, इस पे हम इंशाल्लाह करेंगे। और वो है उसके बाद फिर अगर फ्रीक्वेंट वो हो जाए अर्ली प्रेगनेंसीज या फ्रीक्वेंट मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो जाएं, तो उसमें फिर माँ कॉन्स्टेंटली डिप्राइव होती चली जाती है। फिर वो एक बच्चे अभी फोकस नहीं हो रहा, दूसरे पे दूसरा आ गया, उस पर भी फोकस नहीं हो रहा, माँ की अपनी डाइट पे भी फोकस नहीं है, एक चिड़चिड़ा पूरा ख़ानदान है जिसमें माँ भी अफेक्टेड है, बच्चे भी अफेक्टेड हैं, ऑफ कोर्स द स्पाउस इज ऑल्सो अफेक्टेड। तो वो फिर एक आप ऐसी लाइन पे चल पड़ते हैं जिसमें सारी ब्रिक्स अपनी जगह पे नहीं है। खुशहाल खानदान वाला कॉन्सेप्ट फिर यहाँ नहीं है। I say there is no as like an ideal खुशहाल, but at least if a mother is happy, हेल्दी तो हेल्दी है, तो वो फिर
और देखिए ना, मैं अगर बैठी हूँ और अगर मेरा मेरा मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को कोई मसला है, तो मैं एटलीस्ट उस, अगर इफ़ आई एम सेन और मेरी इमोशनल और फिजिक जो है मेरा न्यूट्रिशनल साथ दे दे एग्जैक्टली exactly, रिक्वायरमेंट पूरी हुई हुई है, तो मैं कहूँगी हाँ, मैं बच्चे की इन चीज़ों पे काम कर सकती काम हूँ, कर मैं सकती देख लेती हूँ। हूँ कि उसको क्या क्या चाहिए। जब मुझे खुद ही नहीं फोकस हो रहा, जब मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो तो रहा है। इसमें ठीक है डॉक्टर नौशीन, हमने पेरेंट्स की बात की, हमने इन लॉज की हस्बैंड की, लेकिन उस मदर की या उस खातून की अपनी क्या जिम्मेदारी है, उसको भी तो कुछ करना है ना। सो वी नीड टू प्रायोरिटाइज आवरसेल्व्स। हमें, मैं और आप, आई थिंक वन ऑफ द, अब उसमें आ चुके हैं कि हम कहते हैं ख़वातीन को अपने आप को खुद इम्पोर्टेंस देनी है। और इम्पोर्टेंट देखिए, हमेशा कहते हैं कि वो हम जो सेल्फ केयर में बार बार कहती हूँ ना, ये कहीं से हमें ख़वातीन के दिमाग में डालना है कि सेल्फ केयर आपको क्यों पता है सेल्फ इम्पोर्टेंट केयर है। क्यों घबराते हैं? हमें लगता है, बहुत सी ख़वातीन को लगता है कि आप सेल्फ केयर कर रहे हैं तो आप मीन हो रहे हैं, आप सेल्फिश हो रहे हैं, क्योंकि आप अपना ख्याल कर रहे हैं। This is what we need to tell them. चेंज, हाँ, ये हमें Yes, चेंज करना है। this is not selfish behavior. Taking care of our own selves is not a selfish behavior. It's just that कि हमने अपना ख्याल रखा है बिल्कुल अपने लिए। सबसे बिल्कुल। पहले तो हम अपने लिए अपना ख्याल रख रहे हैं, बिल्कुल। उसके बाद जो हमसे लिंक लोग हैं वो सब बिल्कुल। सेल्फ केयर का हरगिज मतलब ये नहीं है कि बाकी सबको इग्नोर करके दिन भर आप अपना ख्याल रखें, ऐसा नहीं ऐसा होता। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक तो बैलेंस तरीके से आप एज एन इंडिविजुअल, आपकी भी कोई हैसियत है, कोई अहमियत है, और जब तक आप खुद मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ठीक नहीं होंगी, आप अपनी फैमिली का उस तरह ख्याल नहीं रख सकती। चले, इसीलिए आप अपना ख्याल रखें कि आपने फैमिली, अगर आप अपना आप को इम्पोर्टेंस नहीं देती है तो एटलीस्ट अपनी फैमिली की वजह से अपना तो आप को ये जो हमें ना, हमने इस पे काम करना है कि सेल्फ केयर इज नॉट अ सेल्फिश बिहेवियर। सेल्फ केयर, आप अपना ख्याल ये रख बहुत रही हैं, अहम मैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये हम, बिकॉज आई डील विद माई पेशेंट्स एवरी डे। आप जब उनसे नॉर्मली हिस्ट्री ले रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो देन यू रियलाइज कि यार यहाँ पे सेल्फ केयर तो कुछ है नहीं। डॉक्टर साहब, आई गेट अप दिस टाइम, बच्चों को छोड़ा, स्कूल से वापस आए, काम पे उन्होंने कोई टाइम रखा ही नहीं है ना उस पूरे रूटीन में। एक तो टाइम मैनेजमेंट में हम बहुत ही बुरे हैं, एग्जैक्टली, बहुत निकम्मे हैं। उस पूरे दिन को हम प्लान नहीं कर सकते हैं। बेशक हम ऑफिस में काम करते हैं, घर से बाहर करते हैं, अक्सर ये होता है ना कि हम वर्किंग वूमेन है, और जो बेचारी ख़वातीन घरों के अंदर है वो वर्किंग नहीं है, वो तो दिन भर काम करने वाली है, असल तो वर्किंग वो है। तो इसमें जो एक तो ओवरऑल कल्चर का है कि बस ये मदर की जिम्मेदारी, इसने ये करना है, इसने ये करना है, तो उस पूरे खाते में मदर अपने आप को भूल जाती है। तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम सबको ब्लेम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं माँ बाप घर से ख्याल करें, हस्बैंड शादी के बाद ख्याल करें, इन लॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या उसके बाद ख्याल करें, हम एज अ वुमेन, और मैं खुद कुछ ना करूं, कुछ ना करूं, मैं ये देखूं ही ना, मैं इस बात पे बात ही ना करूं कि यार मुझे भी अपना ख्याल क्या रखने की खाना है, मुझे क्या करना है, मुझे किस किस्म का इन्वायरमेंट चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी अवेयरनेस हमें ख़वातीन को देनी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो एज अ वुमेन हमारा अपना भी रोल है अपने आप को ठीक रखने में। हम अगर अपने आप को खुद नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे तो मेरा ख्याल है हमारा कोई ख्याल नहीं करेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वंस यू आर कॉन्फिडेंट, वंस यू आर हेल्दी, वंस यू आर मेंटली इमोशनली हेल्दी, तो मेरा ख्याल है कि आप आराम से अपनी वर्क प्लेस पे भी कर सकते हैं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स में भी कर सकते हैं, बेहतर प्रोडक्टिव हो सकते हैं, आप बेहतर फोकस कर सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकते हैं। इसके बड़े मामलात हैं, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है। बिल्कुल होती और है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ केयर, जैसे आपने कहा कि एक सेल्फिश बिहेवियर नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदाराना बिहेवियर है जो आपको करना चाहिए, एग्जिबिट करना चाहिए। देखिए ना, हम अगर कोई चीज़ बनाते हैं ना तो हम उसका ख्याल रख रहे होते हैं कि ये ज़्यादा अरसे चल जाए, जी, समझे, घर का ख्याल रख रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं तो गाड़ी का ख्याल कर रहे हैं, सारी चीज़। अब एज ए जिस्म भी एक ज़ाहिर मशीन है ना, टेम्पल, आपने इसी तरह से उसको मेंटेन रखना है। आप टेम्पल का अपना ख्याल रखेंगे तो वो टेम्पल उतना ही वेल बिल्ट रहेगा और वो आपको आगे चलने में हेल्प करेगा। फिर जिस्म में जो सबसे अहम जो पार्ट है वो आपका ब्रेन है, एब्सोल्युटली, जिस पे आज हम फोकस कर रहे हैं कि मैटरनल मेंटल हेल्थ कैसे इम्पैक्ट होता है। बहुत सारी चीज़ों से इम्पैक्ट होता है, लेकिन चूंकि आज हमने फोकस किया है न्यूट्रिशन का, तो प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले अगर आप कुछ और, आपने ड्यूरिंग द प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा की मैसेजेस दिए हैं, आई होप हमारे सामीन इनको याद करेंगे, इन पे अमल करेंगे। तो जाते जाते आप कुछ और ऐड करना चाहेंगी? सबसे पहले तो ये कि कौन से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी एज अ मैटरनल मेंटल हेल्थ में रोल प्ले कर रहे हैं, तो मैं फिर से उनका नाम लेती हूँ, जिसमें आपके पास आयरन है, विटामिन डी है,
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, मैंने बड़ी डिटेल में बताया है कि आपके पास क्या क्या है, जी। जिंक है, आयोडीन है, ये सारी चीज़ें जो आपकी मटर्नल मेंटल हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सेकेंडली, जहाँ हमने हाइड्रेशन की बात की तो एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि जी, फिजिकल प्लीज़। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले ओके। करती है। और फिजिकल एक्टिविटी से मेरी मुराद ये नहीं है जो मैं सारा दिन काम कर रही हूँ, भाग रही हूँ, आप भी नहीं, या तो वो किसी वॉक की सूरत में है या वो किसी एक्सरसाइज की सूरत में। उससे क्या होगा कि आपको एंडोर्फिन्स, हैप्पी हार्मोन्स चाहिए, ओके। आपको अपने आप को मोरल बिल्टअप करनी, तो आपको फ्रेश एयर चाहिए, फ्रेश आप एयर फ्रेश चाहिए, एयर में एग्जैक्टली, वॉक करें, वो हाँ, बहुत ज़रूरी है। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया। हाइड्रेशन ज़रूरी हो गया, कुछ न्यूट्रिएंट्स के मैंने नाम लिए हैं, और सेल्फ केयर इज़ नॉट अ सेल्फिश बिहेवियर। थैंक यू सो मच। You're ये तो welcome. आज का सबसे जो की मैसेज है यही बिल्कुल। है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नौशीन। इंशाल्लाह आपके इस प्रोग्राम से भी उसी तरह से लोग बेनिफिट करेंगे और हमें इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा फीडबैक देंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank और you so much. आप इस प्रोग्राम के अलावा भी जो आप जिन प्लेटफॉर्म्स पे जाती हैं, आप कंट्रीब्यूट करती हैं, आप यकीन जाने आप एक बहुत अहम काम कर रही है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। Thank you so much.